नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर शनिवार को नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में अहम बैठकों का दौर शुरू किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और प्रदेश अध्यक्षों की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसमें हाल ही में घोषित नई राष्ट्रीय टीम का औपचारिक परिचय कराया गया। बैठक में संगठन की प्राथमिकताओं, आगामी कार्यक्रमों और पार्टी की कार्य योजना पर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक इसके बाद नितिन नवीन अलग अलग राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें मोदी @25 अभियान की तैयारियों पर विशेष फोकस रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भाजपा देश भर में व्यापक कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है। शाम को होने वाली तीसरी बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, जिसमें संगठनात्मक रणनीति, चुनावी तैयारियों और जनसंपर्क अभियानों पर मंथन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक को संबोधित कर सकते हैं। वहीं शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी की नई टीम से मुलाकात करेंगे। पार्टी की नई राष्ट्रीय टीम में अनुभवी और युवा नेताओं का संतुलन देखने को मिला है, जिसमें संगठन को आगामी चुनावों के लिए और मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला है। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित पार्टी की अहम बैठक में बीजेपी ने वंदे मातरम के सम्मान और उसकी ऐतिहासिक विरासत की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में कांग्रेस कार्य समिति की तरफ से 19 अगस्त 2026 को 1937 के प्रस्ताव को दोबारा स्वीकार करते हुए अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के केवल पहले 2 पदों के गायन तक सीमित रखने के फैसले का विरोध किया गया। बीजेपी ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा, राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक और भारत माता के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस का यह फैसला वंदे मातरम की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को सीमित करने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रस्ताव की जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम को राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का अमर प्रतीक मानती है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वंदे मातरम ने लाखों देशभक्तों को प्रेरित किया था और इसका सम्मान बनाए रखना हर भारतीय की जिम्मेदारी है। इस मुद्दे को लेकर अब सियासी बयानबाजी तेज होने की संभावना है और कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि AIAPGET परीक्षा के दौरान बड़ी अव्यवस्था सामने आई है। सत्य साई पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर बिजली गुल होने से सैकड़ों अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 10 बजे से शुरू हुई पहली पारी की परीक्षा की महज 15 मिनट बाद बिजली चली गई, जिससे ऑनलाइन परीक्षा प्रभावित हो गई। हालात ऐसे बने कि कई अभ्यर्थी परीक्षा बीच में छोड़कर केंद्र से बाहर निकल आए। पहली पारी की समस्या सुलझ भी नहीं पाई थी कि दूसरी पारी में भी अव्यवस्था जारी रही। दोपहर में होने वाली परीक्षा के लिए पहुंचे अभ्यर्थियों को घंटों तक बाहर इंतजार करना पड़ा और परीक्षा समय पर शुरू नहीं हो सकी। सबसे बड़ी लापरवाही ये रही कि बिजली जाने के बाद कॉलेज का जनरेटर भी काम नहीं आया, क्योंकि उसमें डीजल नहीं था। बाद में मंगाए गए अन्य जनरेटर भी तकनीकी कारणों से शुरू नहीं हो सके। मामले के तूल पकड़ने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। NTA के अनुसार इस केंद्र पर 192 अभ्यर्थियों में से 49 छात्र बिजली कटौती के कारण परीक्षा पूरी नहीं कर सके। अब इन 49 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा 1 सितंबर को जयपुर में ही आयोजित की जाएगी। NTA ने घटना पर खेद जताते हुए संशोधित एडमिट कार्ड जारी करने की बात कही है। वहीं बिहार में छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन यानी ABSU ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव का ऐलान कर दिया है। संगठन का दावा है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र और युवा शामिल होंगे। पटना के गर्दनी बाग में पिछले 12 दिनों से धरना जारी है, जबकि 2 छात्र पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों की सबसे बड़ी मांग 70वीं BPSC परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने की है और अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा और परिणाम प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई। वो पूरी प्रक्रिया की CBI जांच और हाईकोर्ट की निगरानी में जांच करने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने लाइब्रेरियन भर्ती जल्द निकालने, BSSC परीक्षाओं में संविदा वेटेज समाप्त करने और लंबित भर्तियों का कैलेंडर जारी करने की मांग भी उठाई है। आंदोलनकारी 1799 पदों वाली दरोगा भर्ती परीक्षा को भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से पहले पात्रता परीक्षा कराने और सभी सरकारी भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष करने की भी मांग रखी गई है।
डोमिसाइल नीति में स्थानीय युवाओं को 90% आरक्षण देने की मांग ने भी इस आंदोलन को नया आयाम दे दिया है। अब 25 अगस्त के प्रस्तावित घेराव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे, जहां वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम पुणे के SSPMS कॉलेज मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आयोजकों पर 30 शर्तें भी लागू की गई हैं। इनमें आपत्तिजनक पोस्टर, बैनर और तस्वीरों के इस्तेमाल पर सख्त रोक शामिल है। छात्रों की गूंज अभियान के तहत राहुल गांधी देश भर के छात्रों, खासकर छात्राओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में शिक्षा, सुरक्षा, समान अवसर, प्रतियोगी परीक्षाओं की चुनौतियां और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कांग्रेस का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य युवाओं और छात्राओं को अपनी बात खुलकर रखने का मंच देना है। इससे पहले इस अभियान के आयोजन कोटा, देहरादून और प्रयागराज में भी किए जा चुके हैं। प्रयागराज में राहुल गांधी ने युवाओं को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए उनके भविष्य और अवसरों पर जोर दिया। पुणे का ये कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में दिल्ली में पैलेट गन मामले को लेकर राहुल गांधी का विरोध प्रदर्शन चर्चाओं में रहा। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कथित पैलेट गन इस्तेमाल के विरोध में राहुल गांधी थाने के बाहर धरने पर बैठे थे और FIR दर्ज कराने की मांग की थी। अब पुणे में होने वाले इस कार्यक्रम पर राजनीतिक और छात्र संगठनों की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में PDA को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से PDA में P का मतलब पाकिस्तान बताए जाने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी PDA से घबरा गई है, इसलिए इसकी परिभाषा बदलने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि PDA का मतलब प्रेम, दया और अपनापन है और प्रदेश में ऐसी ही सरकार बनाने की जरूरत है। अखिलेश ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दों को भी उठाते हुए कहा कि आज हर जरूरी चीज महंगी हो चुकी है और आम आदमी पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दल 2027 विधानसभा चुनाव की सभी 403 सीटों पर पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट को लेकर पूछे गए सवाल पर अखिलेश ने कहा कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है और जब मिलेगी तो किसी और को दे देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई जाएगी, जिससे पशुपालकों और किसानों को लाभ मिलेगा। दिव्यांगों को लेकर भी उन्होंने बड़ा वादा करते हुए कहा कि सपा सरकार बनने पर उनके लिए अलग घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा और जरूरतमंदों को इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर उपलब्ध कराई जाएगी। बयानबाजी के बीच यूपी की राजनीति में चुनावी सरगर्मियां और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, PDA पर अखिलेश ने योगी सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि PDA का मतलब प्रेम, दया और अपनापन है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो PDA से डर गई है, इसी वजह से उसकी परिभाषा बदलने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुझे लगता है जब तक जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा और ये चुनाव पाकिस्तान तक भी पहुंच जाएगा और बॉर्डर पार भी कर देगा और हिंदुस्तान का कोई ऐसा चुनाव नहीं है अभी तक और मुझे लग रहा भविष्य में आगे भी जिसमें पाकिस्तान ना आता हो, आतंकवाद ना आता हो और ये सब चीजें ना आती हो। और मुझे लगता है कि आज के समय में हमारी इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े लोकतंत्र में अगर हम उदाहरण और नजीर अगर पाकिस्तान का देंगे तो मुझे लग रहा है इससे ज्यादा शर्म वाली बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। उस पाकिस्तान जहाँ भुखमरी है, जहाँ इकोनॉमी का ईवी नहीं है, न रोजगार, न किसी तरीके का कोई खर्रा नहीं है, आतंकवाद की पूरी फैक्ट्री है। तो ऐसे से उदाहरण देने का मतलब है खुद अपने आप में कमत्ता रखना अपने आप को। अगर उदाहरण हमें देना जापान से दो, अमेरिका से दो, जो आज की डेट में जो आगे के 70 साल के बाद क्या करेंगे उसके लिए सोचते हैं, ना कि पीछे। तो मुझे लगता है देखो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा है, आपको पता हो 2022 के चुनाव में इन्होंने एक स्लोगन दिया था 80 बनाम 20 का, वो सीधा सीधा किस तरफ इशारा कर रहा था आपको पता है। फिर 3-4 राज्यों के 2025 में चुनाव हुए जिसमें दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, इसमें था, तब ये कहा था बटोगे तो कटोगे, ये दोनों उनके हिट हो गए। अब जिस तरीके से PDA का नया फार्मूला और नया नाम उन्होंने दे दिया है, पी से की आने वाले समय में, अभी तो पी से पंडित कर दिया है, आगे पी से पाकिस्तान भी कर देंगे।
ये बयान कल था, कल परसों का था। और कल से जब समाजवादी पार्टी ने उसको हथियार बनाया है तो पी से एक नाम और निकाला है भाजपा के लिए, भाग जाओ पाकिस्तान। और दूसरा इन्होंने एक निकाला है कि पीडीए से ये लोग डर रहे हैं। तो कुल मिला के जो इनका स्लोगन है, चुनावी स्लोगन है, उसकी नई नई व्याख्या, नए नए शब्दावली और नए नए अर्थ ये निकालते रहेंगे। लेकिन ये तय है, अब जितने भी चुनाव होते हैं, जिस तरीके से आंदोलन का दौर चल चुका है और जैन जी अपने स्कूलों से, घरों से बाहर निकल के अपनी आवाज उठा रहा है, उन्होंने भरोसा खत्म कर दिया है नेताओं पे और दूसरे लोगों पे। हर वो मुद्दे अपने से उठा रहे हैं। आप देखो जैन अल्फा का क्या मतलब होता है कि वो किसी राजनीति, किसी मुद्दे से उठना। हमने देख रहे हैं कि वो भी स्कूल से बाहर निकल के सड़क की मांग कर रहे हैं और नाक में दम कर रहे हैं एसडीएम का, डीएम का। तो ये सब जो ड्रामेबाजी है, इससे मुझे लगता है जनता ज्यादा इम्प्रेस होने वाली नहीं है। जनता सीधे जवाब मांगती है कि आपने हमारे रोजगार के लिए क्या करा, हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए क्या करा। और मुझे लगता है कि चुनाव इन्हीं पे बुनियादी पे चलना चाहिए और यही नींव बननी चाहिए और इन्हीं मुद्दों के ऊपर लेके मुझे लग रहा राजनीति होनी भी चाहिए। यानी कि कहा जा सकता है कि अब जो चुनावी सरगर्मियां हैं उसका असर साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसी वजह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब कुछ कम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि पूरी तरह से सक्रियता यहाँ पर अखिलेश यादव ने बढ़ा दी है। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन हुआ था, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार कड़ी टक्कर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। देखिए पहले 2027 यानी कि 8वां महीना चल रहा है, अगस्त का चल रहा है जी, और सितंबर शुरू होने वाला है। तो जुमा जुमा इस साल के 3 महीने हैं और फिर फरवरी मार्च में चुनाव होना है। तो 5-6 महीने में 27 जब आ जाएगा तो 27 में ये समझिएगा 2029 का सेमीफाइनल है उत्तर प्रदेश का चुनाव। 26 करोड़ जिसमें 80 सीटें होती हैं लोकसभा की, और उससे पहले ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है। इसमें आकलन किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है नेशनल लेवल की पार्टी की हमारी तैयारी कहाँ पे है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडे अपना रही है, हर वो कोशिशें कर रही है कि किसी भी सूरत में हमारी पार्टी इस बार हैट्रिक मारे। अगर ऐसा होता है तो इनके लिए 2029 का बहुत आसान हो जाता है। अब आ जाती समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का जन्म उत्तर प्रदेश से हुआ है, यहीं से उन्होंने राजनीति की ABCD सीखी, पार्टी बनी, संगठन बना, सरकारें बनी और 2024 में अप्रत्याशित इनको सफलता मिली। समाजवादी पार्टी जहां ये सोच रहे थे कि 5-6 सीटों तक सिमट जाएंगी, 37 सीटें लोकसभा के लाके इन्होंने एक ऐसा करिश्मा कर दिया। उससे क्या है, राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी जो बनी थी वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। उसके बाद में उनको ये लगने लगा अगर खुदा न खास्ता ये उत्तर प्रदेश अगर हमारा हाथ से निकल गया और 2027 का चुनाव डगमगा गया तो 29 हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। और अखिलेश यादव किसी भी सूरत में 2027 में अपनी सत्ता को वापस लाना चाह रहे हैं। उसके बाद उनकी निगाहें केंद्र पे हैं और अब देखा जाए तो दोनों पार्टियों के अंदर आमने सामने की टक्कर हो गई है। तीसरी पार्टी में किसी को अभी काउंट ही नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे दल हैं जो चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के हो जाए, संजय निषाद जी के हो जाए, अनुप्रिया पटेल के हो जाए, या फिर बीच में कांग्रेस तो पैरेलल चलेगी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ में चलेगी। उनका जितना भी अपना छोटा मोटा कैडर है, 2-4 सीटें अगर आ जाए उससे ना उनका कोई ज्यादा फायदा होने वाला था, उससे कम से कम समाजवादी पार्टी को संबल मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो इन्हीं को सब गुणा भाग को देखते हुए आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व में एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनको एड्रेस करा है और जिसमें जैन जी वाला जो मुद्दा चल रहा है विशेषकर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए वो स्मृति ईरानी के कंधे पे रखा गया है कि आप जैन जियों के बीच में जाइए, आप अपनी एक रणनीति बनाइए, ये जितने भी रुष्ट है हमारे से नाराज है उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए। क्योंकि
जो 4-5 राज्यों के हिंदी पट्टी के 3 जिसमें बड़े राज्य हैं, उत्तराखंड हो गया, आपका पंजाब है और यूपी है, इन सबको साधने के लिए आज से रणनीति बनानी शुरू कर दी है दोनों पार्टियों ने। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं। 2027 की सभी सीटों पर तैयारी तेज करते हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। पीडीए पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में विदेश मंत्री एस जयशंकर 23 और 24 अगस्त को रूस के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार जयशंकर रूसी संघ के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव के निमंत्रण पर मॉस्को जाएंगे, जहां वो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग यानी कि IRIGC TEC के 27वें सत्र की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में व्यापार, आर्थिक सहयोग, विज्ञान, तकनीक और सांस्कृतिक संबंधों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दौरे के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अलावा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक व्यापार और निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, गतिशीलता और वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों जैसे विषय बातचीत के केंद्र में रह सकते हैं। इससे पहले जुलाई में फिलीपींस की राजधानी मनीला में आसियान बैठकों के दौरान भी जयशंकर और लावरोव की मुलाकात हुई थी। भारत और रूस के बीच यह आयोग वर्ष 1992 में स्थापित किया गया था और दोनों देशों के आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग की प्रगति की नियमित समीक्षा करता है। इस दौरे को भारत रूस संबंधों के लिए अहम माना जा रहा है। वहीं तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी कि DMK ने संगठन में युवाओं को अधिक अवसर देने और नए नेतृत्व को आगे लाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में संगठनात्मक सुधारों से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए, जिनके तहत विभिन्न पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा और कार्यकाल की सीमा तय कर दी गई है। नए नियमों के अनुसार ब्रांच कमेटी सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 45 वर्ष, जबकि नगरपालिका, सिटी और टाउन पंचायत वार्ड कमेटी सचिव पद के लिए अधिकतम उम्र 50 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं टाउन पंचायत कमेटी सचिव, एरिया कमेटी सचिव और सिटी कमेटी सचिव पदों के लिए आयु सीमा 60 वर्ष तय की गई है। पार्टी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन पदों पर कोई भी व्यक्ति लगातार 2 कार्यकाल से अधिक नहीं रह सकेगा। DMK का कहना है कि इस कदम से संगठन में नई ऊर्जा आएगी और युवा नेतृत्व को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। पार्टी सांसद P. विल्सन ने इसे संगठनात्मक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए स्वागत किया है। वहीं इस राजनीतिक फैसले के बीच तमिलनाडु की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हाल ही में मुख्यमंत्री विजय ने पिछली DMK सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिससे राज्य की राजनीति और गर्मा गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में महंगाई, चीनी और एथेनॉल को लेकर नया राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बढ़ती चीनी कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि जब देश में चीनी का स्टॉक कम है और सरकार को आयात करना पड़ रहा है, तो गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने की नीति की समीक्षा क्यों नहीं की जा रही। खड़गे ने दावा किया कि पिछले 3 महीनों में चीनी की कीमतों में करीब 40% तक बढ़ोतरी हुई है, जिससे त्योहारों से पहले आम जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस के आरोपों को तथ्यों के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि चीनी की कीमतों और स्टॉक की स्थिति को E20 इथेनॉल कार्यक्रम से जोड़ना गलत है। मालवीय के मुताबिक चीनी उत्पादन में भारी गिरावट, स्थिर खपत और घटते क्लोजिंग स्टॉक मौजूदा दबाव की मुख्य वजह है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत E20 कार्यक्रम शुरू होने से पहले भी बड़े पैमाने पर चीनी आयात करता रहा है। बीजेपी का दावा है कि घरेलू उपलब्धता बनाए रखने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयात एक संतुलित नीतिगत कदम है। अब चीनी की बढ़ती कीमतों और एथेनॉल नीति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और यह मुद्दा राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। पूर्वी हिस्से में स्थित स्कॉटिया सागर क्षेत्र में शनिवार को 6.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप 22 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार सुबह में आया। भूकंप की गहराई समुद्र की सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे मापी गई, जिसे उथला भूकंप माना जाता है। हालांकि भूकंप की तीव्रता काफी अधिक थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि इसका केंद्र अत्यंत दूरस्थ और निर्जन समुद्री क्षेत्र में था। अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्रों ने स्पष्ट किया है कि इस भूकंप के बाद किसी भी प्रकार की सुनामी का खतरा नहीं है और ना ही कोई चेतावनी जारी की गई है। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार जान माल के नुकसान या किसी बड़े प्रभाव की भी कोई खबर नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि उतली गहराई वाले भूकंप आमतौर पर अधिक महसूस किए जाते हैं, लेकिन आबादी से दूर होने के कारण इस घटना का असर सीमित रहा। फिलहाल वैज्ञानिक एजेंसियां
स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और क्षेत्र में किसी भी संभावित आफ्टर शॉक की निगरानी की जा रही है। वहीं भारत और श्रीलंका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के सिहली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ मैदान में उतरेगी और उसकी नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी। गोल्ड टेस्ट में भारत ने 165 रनों की शानदार जीत दर्ज की थी, जिसमें भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने श्रीलंकाई बल्लेबाजों को पूरी तरह से बेअसर कर दिया था। दूसरे टेस्ट में पहले भारतीय प्लेइंग 11 में बदलाव की चर्चाएं तेज हैं और युवा खिलाड़ी सारांश जैन के डेब्यू के अटकलें भी लगाई जा रही हैं। कोलंबो की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद देती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने के साथ ही स्पिनरों का दबदबा भी बढ़ जाता है। ऐसे में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव एक बार फिर भारत के बड़े हथियार साबित हो सकते हैं। आंकड़ों की बात करें तो इस मैदान पर भारत और श्रीलंका के बीच अब तक 9 टेस्ट खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 3 और श्रीलंका ने 2 मैच जीते हैं, जबकि 4 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान हल्की बारिश की संभावना है, जिससे खेल प्रभावित हो सकता है। ऐसे में कोलंबो टेस्ट में पिच, मौसम और टीम चयन तीनों पर क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी रहेंगी। वहीं भारतीय घरेलू क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों में से एक दिलीप ट्रॉफी 2026-27 का आगाज 23 अगस्त से बेंगलुरु में होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट पर सबसे ज्यादा नजर 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर रहेगी, जिन्होंने हाल के महीनों में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। ईस्ट जोन की ओर से खेलने वाले वैभव के लिए ये रेड बॉल क्रिकेट में खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा। आईपीएल और T20 क्रिकेट में सफलता हासिल करने के बाद अब उनकी असली परीक्षा लंबी पारी खेलने की होगी। वहीं अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी इस टूर्नामेंट में वापसी की उम्मीदों के साथ उतरेंगे। 35 वर्षीय शमी शानदार प्रदर्शन कर एक बार फिर टीम इंडिया के टेस्ट दरवाजे पर दस्तक देना चाहेंगे। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर क्रिकेट की बढ़ती ताकत भी इस टूर्नामेंट में देखने को मिलेगी, जहां नॉर्थ जोन की टीम में राज्य के 6 खिलाड़ियों को जगह मिली है। पृथ्वी शॉ, सरफराज खान, अर्शदीप सिंह और आर सिमरन जैसे खिलाड़ियों पर भी चयनकर्ताओं की नजर रहेगी। दिलीप ट्रॉफी सिर्फ एक घरेलू टूर्नामेंट नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के भविष्य की तस्वीर तय करने वाला मंच माना जा रहा है। आने वाले टेस्ट सीजन और टीम इंडिया के चयन को देखते हुए इस बार हर मुकाबला बेहद अहम रहने वाला है। तो दिलीप ट्रॉफी 2026 और 27 की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। मोहम्मद शमी की भी वापसी एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखी जा रही है। तो युवा खिलाड़ियों के लिए यह बड़ा मंच है और ऐसे में सभी खिलाड़ियों पर अपने आप को साबित करने का एक बेहतरीन मौका इसे माना जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।